अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं मैं, जो कि ट्यूबरकुलोसिस है। ये बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड और बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है। तो मैं आप इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग से एंड तक, ये किस तरीके से स्प्रेड होती है, इसके कॉजेस, इसके कॉम्प्लिकेशंस और इसका पैथोफिजियोलॉजी और इसका मैनेजमेंट क्या है, मैं पूरा एंड तक बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताऊंगा कि ट्यूबरकुलोसिस को एक्चुअल में डिस्कवर कौन किया था। डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने, जो कि 24 मार्च 1882 को डिस्कवर किया था। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। ठीक है, खाली एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए नॉलेज के तौर पर मैं आपको बताया हूं मैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ट्यूबरकुलोसिस इज द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर एचआईवी। ट्यूबरकुलोसिस एक वर्ल्ड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ डेथ आफ्टर एचआईवी। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट आता है एचआईवी। ये किस तरीके से स्प्रेड होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, यहाँ पे ये एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है। जब भी इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीजिंग करता है या छींकता है, उसके जो रेस्पिरेटरी जो सीक्रेशंस होते हैं, उसके जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छींकने के दौरान निकलते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ऐसे नजर आते हैं। जब भी इन्फेक्टेड पर्सन, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जब सामने रहता है, जब वो इनहेलेशन लेता है, सांस लेता है, ब्रीदिंग लेता है, तो उसके अंदर लंग्स में इंटर होते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके नोज को, आपके माउथ को आप कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे है, माउथ को, नोज को कवर करेंगे, जब ये स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो इसके ड्रॉपलेट्स पूरे यहीं पे नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एहतियाती चीज है जो कि सामने वाले को इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इज एन इनबॉर्न एंड स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन सामने एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के सामने ठहरा, तो इन्फेक्टेड पर्सन जब भी स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, छींकता है, करता है, तो उसके छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है वो सामने पेशेंट को, सामने एक नॉर्मल इंसान को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है डेफिनेशन। टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी एक इन्फेक्शन डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। इट यूजुअली इन्वॉल्व द लंग। ये आमतौर पे लंग्स पे इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ इट अकर्स इन द लैरिंग्स, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स। ये आमतौर, इसके साथ साथ ये लैरिंग्स पे भी इफेक्ट करता है, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड। लैरिंग जो कि वॉइस बॉक्स होती है, जैसे जब हम बात करते हैं वॉइस निकलती है, वो लैरिंग पे से ही निकलती है। और किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड अपर पोर्शन ऑफ दी किडनी, ऊपरी हिस्से में एड्रिनल ग्लैंड देखने में नजर आते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ए कफिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक कफिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मेनली इन्वॉल्व होता है लंग्स पर, बट में स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर भी इफेक्ट करता है, दूसरे पार्ट्स पर भी डेवलप होना शुरू होता है, और ऑर्गन्स पर, ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है, उसको डेवलप होना वहां पे भी शुरू होता है। और ये एक स्लो ग्रोइंग ऑब्लिगेट एरोबिक बैसिलाई है, बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं कि जैसे पेशेंट को सामने स्लो स्प्रेड होता है, ऐसा नहीं, स्पीडली, बहुत स्पीड ये स्प्रेड होता है। लेकिन जब नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जो है, उसके बॉडी के अंदर, उसके लंग्स के अंदर बहुत स्लोली ये स्प्रेड होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा आपको। माइकोबैक्टीरियम जब भी एयरवे के थ्रू इंटर होते हैं इन लंग्स में, यहाँ पे एल्वेलाइज होते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आके एयरवे के थ्रू, यहाँ पे एयरवे के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता अंदर इंटर होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे लंग्स को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एल्वेलाइज में डेवलप होते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी स्टेज। ठीक है, इसके स्टेजेस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा। मैं फर्स्ट होता है स्टेज, इसको कहते हैं एलिमिनेशन।
ठीक है, फर्स्ट आता है एलिमिनेशन, सेकंड आता है रिटेंशन, और थर्ड वन आता है जो कि लास्ट स्टेज है एक्टिव इन्फेक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन क्या है? इन द एलिमिनेशन प्रोसेस वहां पे अवर इम्यून सिस्टम वहां पे कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है द इन्फेक्शन से, तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन, और प्राइमरी स्टेज भी यहाँ पे भी कहते हैं रिटेंशन। इन द रिटेंशन स्टेज बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो कि ग्रोथ होते हैं, अकर होते हैं आफ्टर 21 डेज ऑफ इन्फेक्शन, तो आता है रिटेंशन, जो कि लैटेंट टीबी भी बोलते हैं इसको। लैटेंट टीबी बोलते हैं। उसके बाद एक्टिव इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन में कंप्लीटली पेशेंट को फील होता है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, कफिंग विद ब्लड होना शुरू हो जाती है। एक्टिव इन्फेक्शन में कंप्लीटली पूरा डेवलप हो जाता है इसमें, और दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्टेड करना, दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है ये स्टेज में। ठीक है, ये था इसका प्रेजेंटेशन के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको इसके इंसिडेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ग्लोबली 2 मिलियन पीपल्स आर अफेक्टेड विद द मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, 2 मिलियन पीपल्स आर अफेक्टेड विद द मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और एक जगह लिखे हुआ है 1 मिलियन पीपल्स आर अफेक्टेड विद द मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है दूसरे पार्ट्स, दूसरे ऑर्गन्स को, दूसरे पार्ट्स को। ठीक है, इसके साथ साथ द हाईएस्ट इंसिडेंस जो कि ज्यादा इंसिडेंस वाकई देखने को मिलते हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल है एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका ये डेवलपमेंट कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत से ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर अपन अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पीपल्स आर अफेक्टेड विद द मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये था इसका इंसिडेंस। इटियोलॉजी आता है, किस वजह से ट्यूबरकुलोसिस हुआ, किस वजह से ट्यूबरकुलोसिस हुआ, वो आता है अंडर इटियोलॉजी के। आमतौर पे हम देखते हैं थोड़े पेशेंट्स, थोड़े लोग जो कि केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, यानी तो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, यानी तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ काम करते हैं, तो जो केमिकल के जो पार्ट्स होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं वो इंटर होते हैं एयरवे के जरिए इन लंग्स में, और वहाँ पे जाके एल्विलाइज पे इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और थोड़े लोग जो कि डस्ट या पॉपुलेशंस या जहाँ पे धूल गरज ज़्यादा होती है तो वहाँ पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। और ये आता है स्मोकिंग की वजह से भी होता है, जो एडिक्टेड होते हैं, जो लोग एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग के, उनकी वजह से भी होता है यहाँ पे। और एक आता है अल्कोहल, अल्कोहल जो एडिक्टेड होते हैं, अल्कोहल जो ज्यादा लेते हैं, इंटेक करते हैं, उनकी वजह से भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। और जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो केमिकल्स में काम करते हैं, केमिकल्स के जो फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ जो काम करते हैं, जो डस्ट के जो एरिया में ज्यादातर काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इफेक्टेड करने का चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो ये था इटियोलॉजी। रिस्क फैक्टर मैं इसको 3-4 स्टेप्स में लिया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले आता है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस है, डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से, यानी तो सीआरएफ मीन्स क्रॉनिक रीनल फेल्यूर। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर में क्या होता है, उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और यूरिन बर्निंग सेंसेशन होता है, इन द यूरिन में यूरिन इन्फेक्शन होता है उनको, तो क्रॉनिक रीनल फेल्यूर की वजह से भी होता है। जब यूरिन पास नहीं होता तो किडनी क्या करती है, जितना भी बैक्टीरिया, जितना भी इन्फेक्शन है वो दूसरे पार्ट, दूसरे ऑर्गन्स को पे लोड डालती है, उस पर भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद आता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लड कैंसर। ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लड कैंसर। उसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन।
ठीक है। माल न्यूट्रिशन के अंडर आता है पुअर न्यूट्रिशन, जो भी पुअर डाइट, जो के कम डाइट लेते हैं उन पर भी इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। पुअर न्यूट्रिशन और लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से भी होता है। लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी, और ज्यादातर वेट लॉस हो जाने की वजह से भी होता है। ठीक है, वेट लॉस हो जाने, पुअर न्यूट्रिशन जो कि बहुत कम न्यूट्रिशन से लेते हैं, लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से भी होता है, और वेट लॉस हो जाने की वजह से भी होता है। ठीक है, ये था इसका रिस्क फैक्टर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से जो भी डिजीज है स्प्रेड होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में डेफिनेशन में बताया कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। और ये जो मैकोबैक्टीरियम है, मैक्रोबैक्टीरियम जो कि रॉड शेप का होता है, रॉड इन शेप का होता है, और इसका साइज होता है, इसका साइज होता है 1 to 5 नैनोमीटर इन साइज। ये बहुत स्मॉल होता है, जो कि हम आमतौर पे अपनी आंख से नहीं देख सकते। इसको एग्जामिनेशन के तौर पे डॉक्टर माइक्रोस्कोप से इसको देखना पड़ता है इसको। ठीक है, ये था इसका साइज। इसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, जो भी ट्यूबरकुलोसिस के जो सिम्टम्स एक पेशेंट को नजर आते हैं वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होता है उनको, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है उनको, नोजिया, वॉमिटिंग्स होते हैं। उसके बाद कफ विद ब्लड, जब भी कफ निकलता है अर्ली मॉर्निंग या मिडनाइट, तो कफ विद ब्लड निकलने के चांसेस होते हैं वहां पे। लो ग्रेड फीवर होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में इनको तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। उसके बाद लो ग्रेड फीवर, कफ एंड स्पूटम, कफ और स्पूटम। ठीक है, जर्नल वीकनेस होती है, चेस्ट टाइटनेस होता है। ये था इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस मींस अगर किसी को पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो वो कॉम्प्लिकेशंस के अंडर में क्या आता है बोले तो, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो ट्यूबरकुलोसिस दूसरे पार्ट्स को, दूसरे ऑर्गन्स को किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके से उसमें दूसरे पार्ट्स में, दूसरे ऑर्गन्स में डेवलप करता है, वो कॉम्प्लिकेशंस के अंडर में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है बैक पेन, जॉइंट्स पेन होना शुरू होते हैं। ठीक है, बैक पेन, जॉइंट्स पेन और अर्थराइटिस भी होने के इसमें चांसेस होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल समझिए ट्यूबरकुलोसिस हुआ, तो वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाकर अपने जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है उसको लेके सामने डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसको टेस्ट करता है, लेबोरेटरी टेस्ट हो या फिजिकल एग्जामिनेशन लेता है पेशेंट का। ठीक है, वो पूरा डायग्नोसिस में आता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके अंदर वो आता है फॉर एग्जांपल अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उसको लेते हैं कफ या स्पुटम कल्चर, स्पुटम कल्चर लिया जाता है। ठीक है, एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट लिया जाता है। ब्लड टेस्ट में फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, सीबीपी लिया जाता है। सीबीपी में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का लेवल चेक किया जाता है। उसमें आता है प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है ब्लड टेस्ट में। ठीक है, सीबीपी। और आता है यहाँ पे सीआरएफ,
क्रॉनिक रीनल फेल्यूर अगर किडनी को इफेक्ट कर रहा है, ये आमतौर पे किडनी और लीवर को इफेक्ट करता है, तो सीआरएफ टेस्ट किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट को अगर किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है तो सीआरएफ भी किया जाता है इसमें। और एक यहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है। ये थे सैंपल जो कि डॉक्टर एक आमतौर पे कहते हैं पेशेंट को, अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट रहा तो उनको ये टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, ये था इसका डायग्नोसिस। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी आमतौर पर ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है। टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, मैक्रो जो मायो बैक्टीरियम जो होते हैं वो एयरवे के जरिए लंग्स में एंटर होते हैं। लंग्स में एंटर होकर एल्वेलाई वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मायो बैक्टीरियम एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैसिलाई, ठीक है, बैसिलाई एंटर होते हैं इनटू द एल्वेलाई, एल्वेलाई थ्रू दी ब्लड, ब्लड के जरिए। थ्रू ब्लड के जरिए। जैसे ही यहाँ पर जो बैक्टीरियम एरोबिक बैसिलाई ये इंटर होते हैं एल्वेलाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब बैक्टीरिया जो कि मैबैक्टम बैक्टीरिया है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं एल्वेलाई में जाके, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाते हैं वहां पे। तब क्या होता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो टीबी के लिम्फोसाइट्स, टीबी के जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं एरोबिक बैसिलाई, एरोबिक बैसिलाई यहाँ पर इंटर होते हैं इन नॉर्मल टिश्यूज में। जैसे ही जो टीबी के लिम्फोसाइट्स एरोबिक बैसिलाई इंटर होते हैं नॉर्मल टिश्यू में, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। उसके बाद जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पे होते हैं तो accumulation of in एल्वेलाई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही टीबी के लिम्फोसाइट्स एरोबिक बैसिलाई होते हैं इंटर होते हैं इन दी नॉर्मल टिश्यूज में, तब क्या होता है अक्युमुलेशन ऑफ एक्सोडेट इन दी एल्वेलाई होता है, जिसकी वजह से निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया होता है। ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी में, और एक मतलब इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है उसके बाद माइकोबैक्टीरियम एरोबिक बैसिलाई जो कि इंटर होते हैं इन द एल्वेलाइज में थ्रू दी एयरवे, एयरवे के जरिए, और थ्रू दी ब्लड, ब्लड जब सर्कुलेट होता है ब्लड के जरिए वहां पर एल्वेलाई में इंटर होते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो माइकोबैक्टीरियम एरोबिक बैसिलाई है वो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होते हैं पूरे एल्वेलाइज में जाके, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है तो टीबी के जो लिम्फोसाइट्स एरोबिक बैसिलाई है वो इंटर होते हैं इनटू नॉर्मल टिश्यूज में। नॉर्मल टिश्यूज में जैसे ही इंटर होते हैं तो यहाँ पे अक्युमुलेशन ऑफ एक्सोडेट होते हैं इन दी एल्वेलाइज में, जिसकी वजह से ब्रोंको निमोनिया होता है। दोस्तों ये था पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके बाद आता है, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आमतौर पर अगर ट्यूबरकुलोसिस जो भी होता है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशंस को, तो वो मेडिकेशन मेडिकल मैनेजमेंट के अंडर में आता है। फॉर एग्जांपल है इसका रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है जो कि
लंग्स के जो कफ है या जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, उसको किल करने में हेल्प करता है और वहाँ का कफ को रिड्यूस करता है, फ्रॉम दी यूरिन से पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, रिफाम्पिसिन फॉर एग्जांपल इसका मैक्सिमम होता है mg 600 mg और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके आमतौर पे हाइपर सेंसिटिविटी होता है या हेपेटाइटिस ऐसा होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है, मैं यहाँ पे और एक चीज को ऐड करूंगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आमतौर पे हम एग्जाम्स में नहीं लिखते, सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं इसका फार्मूला है ठीक है, इसका फार्मूला है C43H58N4 और O2। इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये रिफाम्पिसिन का। इसके बाद आता है यहाँ पे, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे, ये था इसका फर्स्ट लाइन ड्रग। ठीक है, इसमें दो लाइन ड्रग्स होते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। इन द सेकंड लाइन ड्रग फॉर एग्जाम्पल है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन इज आल्सो कॉल्ड, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि सेम इसकी तरह रिफाम्पिसिन की तरह भी ये बैक्टीरिया को किल करता है, स्पूटम को रिड्यूस करता है और पास करता है फ्रॉम द यूरिन से, और एक लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका साइड इफेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोटॉक्सिसिटी और एक होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये अगर ओवरडोज लेने की वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पे एक रब कर लेता हूं मैं। उसके बाद सेकंड लाइन ड्रग में और एक है कानामाइसिन। ठीक है, कानामाइसिन सेम, मैं जैसा कि आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन में बताया था, कानामाइसिन भी सेम एक एंटीबायोटिक है जो कि सेम बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को वहां पे किल करने में हेल्प करता है। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अगर आप ये कानामाइसिन अगर आप ओवरडोज ज्यादा यूज कर लेते हैं तो आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के भी बहुत ज्यादा इसमें चांसेस होते हैं। इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ठीक है। ठीक है, इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H28N4O21। इसका एक फार्मूला था, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके यूजेस ये थे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लास्ट है, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग असिस्मेंट दो चीजें होते हैं। फर्स्ट आता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नर्सिंग असिस्मेंट, और एक आता है नर्सिंग इंटरवेंशन।
और एक इसमें एक आता है, मैं आपके आगे भी बताऊंगा, नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, मैं अब पहले यहाँ पे नर्सिंग असेसमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट में पेशेंट को असिस्ट करना, पेशेंट को जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जैसे कि मेडिकेशंस है, आईवी ड्रग्स है, वो प्रिस्क्राइब करता है, वो आप असिस्ट करना। आप O2 देख सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, उसको फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये नर्सिंग असिस्टमेंट में आता है। नर्सिंग इंटरवेंशन में जैसे जब भी डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है आईवी ड्रग्स और O2 हो, ऑक्सीजन देना हो या ड्रग्स देना का हो, अगर पेशेंट को चाहिए कि जब भी स्पूटम निकल रहा है, जब भी स्पूटम रिमूव हो रहा है, तो एक टिश्यू का या नहीं तो कॉटन का इस्तेमाल करे और उसके स्पूटम निकाले बाद हैंड वॉश यूज करे, हैंड वॉश टेक्निक यूज करे। एक नर्स को चाहिए कि उसको टेक्निक को बताए और एक्सप्लेन करे कि एक्चुअल में ट्यूबरकुलोसिस है क्या, उसके बारे में एक्सप्लेन करे, उसको टीच करे, उनके घर वालों को, उनके पेशेंट्स को एक्सप्लेन करे कि ये एक्चुअल में है क्या ये। ठीक है, ये सब आता है ट्यूबरकुलोसिस पे। नर्सिंग केयर प्लान में आपको एक केयर प्लान बताता हूँ मैं आपको। जो कि एग्जाम में लिखा जाता है आमतौर पे। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे डायग्नोसिस, उसके बाद आता है गोल, उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट प्लानिंग, उसके बाद है नर्सिंग केयर प्लान, जो कि हम आमतौर पे एग्जाम में लिखते हैं डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग। अगर आप क्लिनिकल साइड हो तो वहां पे आपको पूरा लिखना पड़ता है, जैसे कि असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन। यहाँ से मैं आपको सिर्फ एग्जामिन में जो लिखते हैं वो बता दूंगा। डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग। डायग्नोसिस, ineffective breathing pattern related to airway clearance, ineffective breathing pattern related to airway clearance as evidenced by difficulty in breathing को अपन एविडेंस दे रहे हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद गोल में आता है अपना गोल क्या है, एक एक्चुअल में बोले तो मेंटेन ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना हमारा गोल है। उसके बाद प्लानिंग क्या है, असिस्ट फॉर एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को असिस्ट करना, वहां पे पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा तो वहां पे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना उसको। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, जो भी मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको फॉलो करते हुए, जैसे ओडी रहता है, जैसे 1 टाइम ए डे, और BD मीन्स 2 टाइम्स ए डे, TID मीन्स 3 टाइम्स ए डे और QID मीन्स 4 टाइम्स ए डे। अगर वो देख के उसको फॉलो करते, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए पेशेंट को मेडिकेशन देना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आता है गिव स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन मीन्स गर्म भाप, जो कि हम आमतौर पे देते हैं, जिसकी वजह से हेल्प होता है कि जो भी लंग्स में जो स्पूटम होता है वो रिलीज होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे यूरिन से पास होता है और इजीली माउथ से रिमूव होता है। ठीक है, इसके बाद और एक पॉइंट है यहाँ पे स्पैरोमीटर, जो कि आमतौर पर हम देते हैं पेशेंट्स को मसल्स रिलैक्सेशन के वास्ते, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए जो देते हैं स्पैरोमीटर, जिसमें 3 बॉल्स लगे हुए रहते हैं। पेशेंट उसको फूंकता है तो कितने लेवल तक, कितनी ऊंचाई तक वो जाता है, उसको नोटिस करके मसल्स रिलैक्सेशन वहां पे टेस्ट मालूम होता है कि मसल्स कितने प्रॉपरली काम कर रहे हैं उसके। तो दोस्तों ये था इसका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। मुझे कमेंट्स कर बताइए कि आपको क्या समझ में आया इसमें। फ्रेंड्स, आज की मेरी टॉपिक थी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पर। ये टॉपिक आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स कर बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता रहूंगा, और मेरा चैनल का नाम है रिजवान ट्यूटोरियल्स, इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। अस्सलाम वालेकुम।